तो आज हम इतिहास के एक बहुत ही अजीब, एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास को समझने वाले हैं। एक ऐसा साम्राज्य जो अपने सबसे ऊंचे शिखर पर था और वहीं से उसका पतन भी शुरू हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं औरंगजेब के मुगल साम्राज्य की। चलिए इस कहानी की परतों को खोलते हैं। ये सवाल ही अपने आप में बड़ा अजीब है ना? कि कोई साम्राज्य अपने सबसे बड़े, सबसे विशाल रूप में हो और ठीक उसी वक्त अंदर से सबसे ज्यादा कमजोर भी। सुनने में उल्टा लगता है, पर औरंगजेब के दौर की पूरी कहानी बस इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार से, सम्राट औरंगजेब, और देखते हैं उस जबरदस्त मुगल साम्राज्य को जो उसे विरासत में मिला था और जिसे उसने और भी कई ज्यादा बड़ा बना दिया। मतलब पहली नजर में देखें तो लगता था कि इसे कोई हरा ही नहीं सकता। औरंगजेब का राज कोई 2-4 साल का नहीं था, पूरे 50 साल, आधी सदी। सोचिए जरा, 1658 में अपने ही भाइयों से लड़कर उसने तख्त हासिल किया। फिर 1679 में उसने गैर मुसलमानों पर जजिया टैक्स वापस लगा दिया। एक बहुत बड़ा फैसला था ये। और 1682 में वो दक्कन में एक ऐसे मिशन पर निकला जो उसकी जिंदगी का सबसे लंबा और आखिरी मिशन बन गया। देखिए, औरंगजेब अपने दादा परदादा मतलब अकबर या शाहजहां जैसा बिल्कुल नहीं था। वो एक बेहद कट्टर सुन्नी शासक था और उसने शरिया कानून को बहुत सख्ती से लागू किया। प्रशासन को उसने अपने कंट्रोल में तो किया, पर वो बहुत सख्त हो गया। यहाँ तक कि शाही दरबार में गाना बजाना, शान शौकत सब बंद। लेकिन इसी सख्ती के बावजूद उसने साम्राज्य को इतना फैलाया कि कश्मीर से लेकर दक्कन तक मुगलों का झंडा लहरा रहा था। आज तक मुगल सल्तनत इतनी बड़ी कभी नहीं हुई थी। तो चलिए अब कहानी का फोकस बदलते हैं, उत्तर से चलते हैं सीधा दक्कन के पठार की ओर। क्योंकि जिस वक्त मुगल साम्राज्य उत्तर में अपनी ताकत का लोहा मनवा रहा था, ठीक उसी वक्त दक्कन में एक ऐसी शक्ति सिर उठा रही थी जो आगे चलकर सब कुछ बदलने वाली थी। ये थे मराठा। अब मराठों का सबसे खतरनाक हथियार क्या था? वो था गनीमी कावा। हम इसे आज गुरिल्ला वॉरफेयर कहते हैं। ये कोई मैदान में आमने सामने की जंग नहीं थी, नहीं। ये तो ऐसा था कि आओ हमला करो और इससे पहले कि दुश्मन समझे कि हुआ क्या, पहाड़ों में गायब हो जाओ। मराठा अपने इलाके के चप्पे चप्पे को जानते थे। वो इन पहाड़ियों और किलों का इस्तेमाल करके मुगलों की विशाल सेना पर बिजली की तरह हमला करते और फिर हवा में घुल जाते थे। और इस गनीमी कावा के सबसे बड़े मास्टर वो थे शिवाजी महाराज। उनकी कहानी तो अपने आप में एक महागाथा है। देखिए कैसे उन्होंने एक एक करके अपनी ताकत बढ़ाई। पहले तोड़ना और रायगढ़ जैसे बड़े बड़े किले जीते, फिर बीजापुर के खतरनाक जनरल अफजल खान को अपनी चतुराई से हराया। बात यही नहीं रुकी, 1664 में उन्होंने सीधा मोगलों की नाक के नीचे उनके सबसे अमीर शहर सूरत को लूट लिया। और आखिरकार 1674 में वो छत्रपति बने, मतलब एक स्वतंत्र संप्रभु शासक। ये एक बहुत बड़ा ऐलान था। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक बगावत नहीं थी। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा, एक बहुत ताकतवर सपना था, हिंदवी स्वराज्य का, यानी अपना राज। एक ऐसा राज्य जो मुगलों के दबदबे से पूरी तरह आजाद हो। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये वो चिंगारी थी जिसने मराठाओं के दिल में एक ऐसी आग लगा दी जो बुझने वाली नहीं थी। इसने उन्हें लड़ने का एक मकसद दिया। और बस यहीं से शुरू हुआ वो लंबा, कभी ना खत्म होने वाला युद्ध। ये सिर्फ दो सेनाओं की लड़ाई नहीं थी, ये दो अलग अलग सोच, दो अलग अलग तरीकों की टक्कर थी। एक तरफ हाथी जैसी विशाल मुगल फौज, तो दूसरी तरफ चीते जैसी फुर्तीली मराठा रणनीति। दोनों के लड़ने का तरीका देखिए, एकदम अलग। मुगल मतलब पारंपरिक लड़ाई, भारी भरकम सेनाएं, ताकतवर घुड़सवार और महीनों तक किलों को घेर कर बैठे रहना। उनका तरीका था ताकत से कुचल देना। और मराठा, वो बिल्कुल इसके उलट थे। उनकी ताकत थी उनकी स्पीड, अचानक हमला करो और भाग जाओ। वो दक्कन के पहाड़ों को अपना सबसे बड़ा हथियार मानते थे और उसका पूरा फायदा उठाते थे। और ये फर्क सिर्फ लड़ाई के मैदान तक नहीं था, उनकी सोच में भी था। एक तरफ औरंगजेब की कट्टर धार्मिक नीतियां, तो दूसरी तरफ मराठों का हिंदवी स्वराज का सपना। मुगलों का लक्ष्य था और बड़ा साम्राज्य बनाना, और मराठों का लक्ष्य था एक आजाद साम्राज्य बनाना। और जानते हैं इस टक्कर का नतीजा क्या हुआ? मुगल साम्राज्य अपने ही वजन के नीचे दबता चला गया
और मराठा एक नई बड़ी शक्ति के रूप में उभरकर सामने आए। तो अब सवाल ये उठता है कि इस अंतहीन लड़ाई का मुगल साम्राज्य पर क्या असर पड़ा, इसकी कीमत क्या थी? ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसने इतने बड़े साम्राज्य की जड़ें हिलाकर रख दी। 27 साल, जरा सोचिए, 27 साल, ये कोई मजाक नहीं है। औरंगजेब ने अपनी जिंदगी के आखिरी 27 साल लगातार दक्कन की लड़ाई में लगा दिए। और इतने लंबे, इतने महंगे युद्ध का नतीजा क्या होता है? शाही खजाना खाली और मुगल सेना पूरी तरह से थक कर चूर हो चुकी थी। और मजे की बात देखिए, कागज पर तो औरंगजेब जीत रहा था। उसने बीजापुर पर कब्जा कर लिया, गोलकोंडा को जीत लिया, बड़े बड़े किले फतह कर लिए, लेकिन वो एक चीज कभी नहीं जीत पाया, और वो थी मराठों की लड़ने की हिम्मत, उनका जज्बा। तो कह सकते हैं कि औरंगजेब छोटी छोटी लड़ाइयां तो जीत रहा था, पर असल में वो पूरी की पूरी जंग हार रहा था। और इस जीत की कीमत बहुत बहुत भारी थी। खजाना खाली, सेना पस्त, और क्योंकि सारा ध्यान दक्कन पर था, उत्तर भारत में जगह जगह किसानों ने बगावत कर दी। औरंगजेब की अपनी नीतियों ने भी बहुत से राजाओं और हिंदू आबादी को नाराज कर दिया था। तो जब सब कुछ खत्म हुआ तो पीछे क्या बचा? एक कंगाल, बिखरा हुआ और बेहद कमजोर साम्राज्य। तो आखिर में इसका निचोड़ क्या है? सीधी सी बात है, औरंगजेब का वो लंबा और तूफानी दौर भारतीय इतिहास का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। एक ऐसा मोड़ जहां से सब कुछ बदल गया। और यहीं हम वापस उसी पैराडॉक्स, उसी विरोधाभास पर आ जाते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। साल था 1707, औरंगजेब की मौत का साल। नक्शे पर मुगल साम्राज्य इतिहास में सबसे बड़ा था, पीक पर हकीकत में खजाना खाली हो चुका था, वो दिवालिया था, और राजनीतिक तौर पर साम्राज्य टुकड़े टुकड़े हो रहा था। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। क्या मुगल साम्राज्य के पतन का जिम्मेदार औरंगजेब की अपनी जिद, उसकी नीतियां थीं, या फिर इतना बड़ा साम्राज्य, क्या उसका बिखरना तय ही था? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर इतिहासकार आज भी बहस करते हैं। सोचने वाली बात है ना?